Assalamu alaikum. Today we are going to cover second part of objective for stats 301. सो फर्स्ट 15 MCQs जो हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में. अब हम 16 से स्टार्ट करते हैं. अब आपके पास है फॉर प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट रेशियो B2 विल बी. अच्छा, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट रेशियो होता है वो होता है लेस देन 3. ठीक है. और प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि वो जो लूप टाइप सा हम्प शेप आपकी बनी होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ में, उसमें क्या होता है कि वो फ्लैट होता है तो प्लेटिकर्टिक, और अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीक्ड है तो वो लेप्टोकर्टिक होता है. अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि अगर तो प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवाना है तो जो B2 है, जो मोमेंट रेशियो है, वो लेस देन 3 होगी. ठीक है. इसी तरह अगर ये ग्रेटर देन 3 होती तो लेप्टोकर्टिक, और अगर इज़ इक्वल टू 3 होती तो वो मीज़ोकर्टिक, यानी कि जो सिमेट्रिक बिल्कुल होता है वो. हाँ, ठीक है. देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डेटा. अब डेटा जो है उसकी दो वास्ट कैटेगरीज होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव वो होती हैं जिनको हम एग्जैक्टली न्यूमेरिकल डिजिट्स में मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव वो होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स एंड डिजिट्स में मेजर कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट है ना लीनियर रिग्रेशन y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द वेरिएबल y विल ऑलवेज बी. अच्छा, अब यहाँ पे y a प्लस बी एक्स, अब ये जो रिग्रेशन की आपके पास इक्वेशन है इसमें y जो है आपके पास रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल. और इसी तरह अगर चॉइसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो हम कहते कि ये रैंडम भी है और डिपेंडेंट भी है. अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अब इसमें x का पूछा हुआ है. अब x जो है वो नॉन रैंडम भी है और इंडिपेंडेंट भी है. ठीक है. इसी तरह अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व इज़ ऑल्सो नॉन एज. अब एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व जो है वो होता है रिवर्स जे शेप्ड. इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो जो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है उसमें क्या होता है कि उसकी टेल राइट साइड की तरफ उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लेफ़्ट की तरफ जो है वो टॉप होता है, और फिर राइट पे जैसे जैसे जाते जाते हैं तो वो फ्लैट सी उसकी टेल बन जाती है, तो वो रिवर्स जे बन जाता है. इसी तरह अगर उन्होंने आपसे एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यूड का पूछा होता तो वो जे शेप्ड होती. ठीक है. और इसी तरह जो यू शेप्ड होती है उसमें क्या होता है कि स्टार्ट में बिल्कुल और एंड में बिल्कुल ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, और दरमियान में बहुत फ्लैट या कम वैल्यूज़ होती हैं, तो वो यू शेप्ड बन जाती है. और फ्रीक्वेंसी कर्व तो ओवरऑल ये सारी टाइप्स ही फ्रीक्वेंसी कर्व की हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट है एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. अब कोई ऐसा इवेंट जो एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स हैं जिसमें उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट. और कंपाउंड इवेंट जो है वो आमतौर पे सिंपल इवेंट्स से मिल के बनता है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाइस है, आपने वो थ्रो किया. ठीक है. अब उसमें आपके पास 6 चॉइसेस हैं कि या 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6. तो अब हर कोई जो है वो एक सिंपल इवेंट है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6 है. इसी तरह 2 के लिए 2 आउट ऑफ 6. ये सिंपल इवेंट्स. ठीक है. लेकिन अगर उनमें से हम कहें कि 2 आपने डाइस इकट्ठे थ्रो किए हैं और उसमें अब बताएं कि 6 मतलब दोनों का सम मिला के 6 कब आ सकता है, दोनों का सम मिला के 10 कब हो सकता है, तो मतलब इस तरह की कंडीशन जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स आपके पास बन सकें तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड इवेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ डैश व्हेन द एरिया टू बी कवर्ड इज़ वास्ट. अब यहाँ पे सर्वे वगैरह अगर हम करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के जो सर्वे कर रहा है बंदा खुद, वो जाके अगर लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो अगर एरिया जो है जिसमें जाके उसने पूरी इन्फॉर्मेशन को गेट करना है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वो कॉस्टली भी होगा. जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा फंड्स और ड्यूज़ लगेंगे, और उसके अलावा टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा. तो ये बहुत ऑप्शन है आपके पास. ठीक है. अच्छा जी, अब है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वैल्यूज़ विल फॉल विद इन. अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक्स बार माइनस 3s और एक्स बार प्लस 3s. तो एम्पिरिकल रूल के अकॉर्डिंग 100% वैल्यूज़ जो हैं तब फॉल करती हैं जब k की वैल्यू यानी कि ये 3 होती है. ठीक है. इसी तरह अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, एक्स बार माइनस 2s और एक्स बार प्लस 2s, तो फिर 95% इसका आंसर होना था. और इस तरह अगर यहाँ पे 1 होता यानी कि एक्स बार माइनस s और एक्स बार प्लस s के दरमियान में, वो होता 68%. ठीक है. तो ये एम्पिरिकल रूल की परसेंटेजेस हैं. नेक्स्ट है जी आपके पास वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड इन डैश यूनिट्स एज द यूनिट्स ऑफ डेटा सेट. तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो वेरिएंस जो है वो स्केयर्ड फॉर्म में है तो उसके यूनिट्स जो हैं वो भी स्केयर्ड ही हैं, ये हमें फार्मूला से पता चल गया. ठीक है. और इसी तरह जब वेरिएंस जो है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है. ठीक है. सिंगल यूनिट्स जो है वो अरिथमेटिक मीन के होते हैं, जो फर्स्ट मोमेंट होता है. वेरिएंस जो है वो सेकंड मोमेंट भी होता है.
अच्छा, अब नेक्स्ट है इन लीनियर रिग्रेशन, अगर हमने बेस्ट फिटेड लाइन जो है वो फाइंड करनी है तो वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स से जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन ऑल द वैल्यूज़ फॉलिंग इन अ क्लास आर इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग एरर। अच्छा, अब ग्रुपिंग एरर क्या एरर होता है कि हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं ना वो मिड पॉइंट पे ही फॉल कर रही हैं, यानी कि वो मिड पॉइंट के इक्वल हैं। और हालांकि असल में तो ऐसा नहीं होता, जब आपके पास कोई भी डेटा सेट है, वैल्यूज़ हैं फर्स्ट डेटा में, तो ये चांस बहुत कम होता है कि सारी ही वैल्यूज़ उसके मिड पॉइंट के बराबर हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, मिड पॉइंट से वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं और कुछ मिड पॉइंट के बराबर होती हैं। तो सारी अगर मिड पॉइंट के बराबर हम अज्यूम कर लें तो हम कहते हैं कि ये ग्रुपिंग एरर है, कि हमने ग्रुपिंग ही ठीक से अपने डेटा सेट की नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास फॉर अ लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन अब हम इसी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करके आए हैं कि जो B2 की वैल्यू है वो 3 के बराबर कब होती है, जब वो मीज़ोकर्टिक होता है। लेस देन 3 कब होती है, जब वो प्लेटिकर्टिक होता है। और ग्रेटर देन 3 कब होती है, जब वो लेप्टोकर्टिक होता है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया ग्रेटर देन 3। अच्छा जी, विच स्केल विल यू यूज़ टू मेजर द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंटरवल स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। अब इंटरवल स्केल फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट या सेल्सियस या केल्विन स्केल्स जो हैं, जिसमें दो अगर हम लाइक 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जितना टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह के स्केल्स को कहते हैं इंटरवल स्केल, जिनमें 0 पॉइंट जो है वो ट्रू नहीं होता। इसी तरह जो रेशो स्केल होता है उसमें जो 0 पॉइंट है आपके पास वो ट्रू होता है, ठीक है। और इसके अलावा नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, ये दोनों भी जो है वो मेजरमेंट के लिए ही स्केल्स हैं। ऑर्डिनल में जो है वो रैंकिंग मैटर करती है और नॉमिनल में मैटर नहीं करती। अच्छा जी, द नंबर ऑफ़ क्लासेस एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, सैम्पल पे, पॉपुलेशन पे, रेंज पर या एवरेज पर। तो आपके पास है करेक्ट ऑप्शन पॉपुलेशन पे। आमतौर पे अगर आपके पास कोई छोटी सी पॉपुलेशन है तो उसमें 5 क्लासेस इनफ हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी लाइक कोई पॉपुलेशन है तो उसमें आमतौर पे 10 से 20 जो है वो क्लासेस बनाई जाती हैं। तो अगर आपसे इस तरह का कोई MCQ आ जाए कि नंबर ऑफ़ क्लासेस ओवरऑल कितनी होती हैं, तो आपने कहना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो 5 से लेकर 20 तक होती हैं आमतौर पर, ठीक है। इसी तरह जो क्लास इंटरवल है वो आपने रेंज को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ़ क्लासेस से, तो आपके पास क्लास इंटरवल जिसको H से डिनोट करते हैं वो आ जाता है। अच्छा जी, वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड, ये भी रिपीट हो गया, स्क्वेयर्ड यूनिट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू ड्रॉ एन ऑगिव। अब ऑगिव जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ऐसी डायग्राम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही होगी उसको हम कहते हैं कि ये ऑगिव है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज़ इक्वल टू 50% और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी हुई है, तो आपने क्या करना है, अब इसमें मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मीन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ से मीन जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और बाकी ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 50% ये राइट साइड पे ले आएँ, इसको कैलकुलेट करें बेसिक सिस्टम की कैलकुलेटर से, या ये हैंड रिटन भी हो जाएगा। और इसके पास इसमें आपके पास आंसर जो है वो 4 आ गया, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने से। अच्छा जी, इन यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मॉड जो है वो लेस देन मीन है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर वो मोड जो है वो ग्रेटर देन मीन है तो वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर मोड जो है वो मीन के बराबर है तो वो सिमेट्रिकल है। डिस्पर्शन मीन्स द डैश दैट एग्जिस्ट इन अ डेटा सेट। अब डिस्पर्शन क्या होता है, कोई वेरिएबिलिटी, कोई चेंज, जो डेविएशन, डाइवर्जेंस, कोई चेंज आ रहा हो नॉर्मल वैल्यू से, तो हम कहते हैं कि ये डेटा जो है वो डिस्पर्स्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हो गई वेरिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है जी द डैश इज़ द वैल्यू यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द अरिथमेटिक एवरेज। जब हमने अरिथमेटिक एवरेज निकालनी होती है तो हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करें और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी होती हैं उनमें उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक एवरेज आ जाता है, जिसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मीन है, कौन सा, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स 301। इसमें कोई क्यूरी एम्बिग्यूटी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।